दोस्तों, रात का करीब 2:30 बजे का समय था और दिल्ली का एक रोहिणी क्षेत्र है, वहाँ पे सेक्टर 35 में रात को एकदम से सुनसान सड़कों पे एकदम से गोली की आवाज़ सुनाई देने लगती है और लोगों की नींद टूट जाती है। जब लोगों की नींद खुलती है तो पता चलता है कि चारों तरफ से उस एरिया को पुलिस ने घेर रखा है और वहाँ पे 4 बदमाश, जो कि एक कार है, उसमें बैठे हुए हैं और चारों तरफ से पुलिस की टीम ने इसको घेर रखा है। और फिर एकदम से खामोशी को चीरते हुए एक नाम उठता है, रंजन, सरेंडर कर दो वरना मारे जाओगे। लेकिन सामने से गोलीबारी होती है और लास्ट में एनकाउंटर इतना ज़्यादा हो जाता है कि 4 लोग जो बदमाश गाड़ी में बैठे हुए थे उनका एनकाउंटर हो जाता है। लेकिन जब सुबह खबर छपती है तो पता चलता है कि छोटा मोटा इंसान नहीं था जिसका जो यहाँ पे एनकाउंटर हुआ है। वो नाम था रंजन पाठक का, जो बिहार का बहुत बड़ा गैंगस्टर था, जो बहुत छोटी उम्र में इतना बड़ा क्रिमिनल बन गया था, जिसने अब बिहार में पुलिस को ऐसी लीड, जिसका इनकाउंटर करना पड़ा कि पुलिस को ऐसी लीड मिली थी कि बिहार में जो इलेक्शन होने वाले हैं अभी, उसमें ये बड़े बड़े नेताओं को टारगेट करने वाला है और उनको मारने वाला है। उनकी इसने सुपारी ली है ताकि इलेक्शन डिस्टर्ब हो जाए। एक पार्टी किसी विशेष के नाम से इसको सुपारी मिली थी कि नेताओं को मारने के लिए, तो पुलिस ने इसका एनकाउंटर कर दिया वहाँ पे। अब ये सारी स्टोरी चलती है। अब तो हम बात करेंगे कि आखिर ये लड़का जो रंजन पाठक है कैसे क्राइम की दुनिया में आया और कैसे ये क्राइम की दुनिया से जुड़ा और कैसे इसकी बहुत छोटी सी लाइफ जो क्राइम की दुनिया में गैंगस्टर बनने की लाइफ थी और छोटी सी लाइफ में इसके बाद इसका किस तरह से एनकाउंटर हुआ और इसकी लाइफ से हमें क्या सीख मिली, सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे आपको जो क्राइम स्टोरीज बताई हैं वो बताई हैं कि बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स थे। तो कहानी की शुरुआत हम करते हैं, तो कहानी की शुरुआत होती है सीतामढ़ी, जो एक ज़िला है यहाँ पे बिहार में। तो वहाँ पे एक गांव है मलाही, छोटा सा गांव है यहाँ पे। यहाँ पे पैदा होता है एक बच्चा, उसका नाम था रंजन। इसका घर काफ़ी अच्छा था, फैमिली वाइज ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इसकी माँ का नाम था विमला देवी। वो गांव की सरपंच बन जाती है उस समय पे। और पिता जो थे मनोज पाठक, वो सरकारी नौकरी पे थे। अब रंजन की 5 बहनें थी और ये उनका इकलौता भाई था, इसलिए सबका इकलौता होने की वजह से सबसे प्यारा था। पूरी फैमिली में, सब रिश्तेदारों में इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इसकी लाइफ सब अच्छे से चल रही थी, अच्छे से पढ़ लिख रहा था। लेकिन लाइफ में इसके एक टर्निंग पॉइंट आता है जब ये 12वीं में फेल हो जाता है। यहीं से जो है रंजन की ज़िंदगी में एक मोड़ आ जाता है। रंजन यहाँ से गलत संगत में पड़ जाता है और इसके बाद ये शराब पीने लग जाता है और गलत जो काम है कर ले जाता है। उसके बाद जो बिहार में आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो माफिया लोग हैं वो एक्टिव रहते हैं, तो ये उनकी इस बच्चे के ऊपर नज़र पड़ जाती है और वहीं से इसकी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एंट्री हो जाती है। उसके बाद साल 2019 आता है। 2019 में गांव में ही रिश्तेदारी को लेकर एक विवाद हो जाता है, एक झगड़ा हो जाता है और उसी में रंजन जो है उस बात को अपनी प्रेस्टीज का इशू बना देता है। इशू क्या होता है कि ये जो लड़का होता है रंजन, इसकी जो कज़न होती है, कज़न सिस्टर होती है, उसका जो है वहीं गांव के किसी लड़के के साथ जो अफेयर चल रहा होता है और ये उस चीज़ को एक ओनर किलिंग टाइप लगा लीजिए। इसने अपने उस सेल्फ पे ले लिया और उस लड़के की ओनर किलिंग कर दी, इसने उसको जान से मार दिया। इस लड़के की इसने गोली मार के हत्या कर दी। उसके बाद इसका नाम अपने एरिया में बड़े बदमाशों में आने लगा और उसके बाद ये पूरा पूरा क्राइम की दुनिया में उतर आया। यहीं जो इसका था पहला खून था और यहीं से जो है इसने अपना अपराध की दुनिया शुरू कर दी थी। इसके बाद रंजन पकड़ा जाता है, फिर ये जेल जाता है। लेकिन जेल जाने के बाद रंजन सुधरता नहीं है। रंजन वहाँ जाने के बाद रंजन और ज़्यादा बिगड़ जाता है। रंजन के जो अब कॉन्टेक्ट्स हैं, वहाँ के लोकल जो माफिया लोग हैं जो जेल में बंद थे, उन माफियाओं के साथ इसका कॉन्टेक्ट हो जाता है और यहीं से ये जो है पैसा, बंदूक और जो डर का माहौल पैदा कर देते हैं। बिहार में जो रंगदारी का खेल होता है उस खेल में क्योंकि उसमें काफ़ी पैसा होता है समय पे, और इसी पैसे की दुनिया में आके इसी में खो जाता है। यहाँ से ये अपराधी दुनिया में कदम रख देता है। वहीं से एक प्लान बनता है कि जब ये धीरे धीरे रंगदारी दुनिया में उतरता है और जब ये सोचता है कि काफ़ी बड़े लेवल बड़े स्केल पे ये करेगा और इसको काफ़ी पैसा मिलने लग जाता है, तो राजीव ये रंजन को लगता है कि मैं क्यों ना अपना ही गैंग बनाऊं, मैं क्यों किसी के लिए काम करूं।
जब ये रंगदारी वगैरह में सफल हो जाता है तो इसको पैसा पता चल जाता है कि ऐसे काम करना मुझे अपना गैंग बना के तो अपना ये गैंग बनाता है सिग्मा एंड कंपनी। उस कंपनी का इसका मतलब क्या निकलता है, इसका गैंग का क्या मतलब था कि हम अपने रूल खुद बनाते हैं। मतलब युवा जो था लड़के आज के समय में वो किसी की सुनते नहीं है, बस इसका गैंग वही था। ये चाहता था कि ऐसा गैंग क्रिएट करना जो कि किसी की नहीं सुने, ना किसी बड़े गैंगस्टर की, ना किसी गुंडे बदमाश की, ना किसी पुलिस ऑफिसर की, ना ही किसी नेता का ये प्रेशर माने। तो बिहार से लेकर नेपाल बॉर्डर तक ये उसके बाद दहशत का खेल शुरू कर देता है। बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे बिहार के, उनसे ये रंगदारी मांग लिया जाता है और जो नहीं देता वो उसकी हत्या करने लग जाता है। अब अगर हम बात करें तो ये शराब तस्करी के इसके ऊपर एलिगेशंस लगे, रंग, क्योंकि शराब में काफ़ी पैसा था बिहार में। तो ये ढूंढता है कि बाहर से नेपाल बॉर्डर से वहाँ से बहुत सारी जो शराब है वहाँ से तस्करी करता है और नेपाल से बिहार में तस्करी करता है उसकी। उसके बाद ये रंगदारी का काम था इसका। कॉन्टैक्ट किलिंग करने लगा था, पैसे लेके वो कॉन्टैक्ट किलिंग करने लगा था, एक्सटॉर्शन करता था। और ये AK-47 जैसे हथियार थे, इनको भी ये बनवाता था और तस्करी करवाता था, उसके बाद आगे सेल करता था। पुलिस ने इसके ऊपर काफ़ी केस दर्ज किए, लेकिन रिकॉर्ड्स के हिसाब से टोटल इसके ऊपर 8 मुकदमे जो हैं पुलिस रिकॉर्ड में मिले हैं। बाकी जो हैं, जो मैटर्स थे, वो शायद डर के मारे बहुत सारे जो विक्टिम्स हैं वो सामने नहीं आ पाए। इसने एक बार कहा था कि इतने मर्डर कर दो कि SP का ट्रांसफ़र हो जाए। मतलब इसके मन में ये था कि इतना ज़्यादा खौफ क्रिएट कर दो कि आसपास के पुलिस वाले भी आपसे खौफ खाने लगें। मतलब इतना ज़्यादा आप, इसने क्या करा कि वहाँ के जो बिहार में जो जितने बेरोजगार युवक थे उसको अपने अपने गैंग में जोड़ लेता और वहीं से इनके थ्रू मर्डर और जो सारे जितने भी रंगदारी का काम करता है। और जब भी किसी को मर्डर करवाता है उसके बाद ये सोशल मीडिया पर प्रॉपरली डालता है, उसका क्रेडिट लेता है कि हाँ मैंने ये किया था। अब नज़दीक में ही बिहार इलेक्शन था और बिहार इलेक्शन में जो है रंजन के जो साथी हैं उनको किसी वहीं से इनकी एक नेता है वहाँ के लोकल, उनसे ये बातचीत करते हैं और उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं। जो बहुत सारे जो आपने देखा है कि चुनाव में जो है अपराधी जो तत्व उससे जुड़ जाते हैं, तो रंजन का कांटेक्ट भी ऐसे ही होता है। और यहीं से ये जो बड़े बड़े नेताओं की जो हत्या की प्लानिंग शुरू कर देता है ताकि दहशत फैल जाए और जो चुनाव है जो अफेक्ट हो जाए। लेकिन इसका जो इनपुट है वो खुफिया एजेंसियों के थ्रू पुलिस को मिल चुका था। अब बिहार की पुलिस इसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर देती है। तो जब पुलिस का दबाव बनता है तो रंजन को पकड़ने के लिए इधर छापे मारने लगती है। रंजन को लगता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, तो पुलिस वाले आते हैं और इसको फिर जब ये नहीं मिलता तो उसके फादर को अरेस्ट करके अंदर डाल देते हैं। अब इसकी मदर के लिए बड़ा सवाल बन गया था कि कैसे सर्वाइव करेगी अकेले। रंजन अपनी मदर को अकेला छोड़ के अब बिहार से छोड़ के दिल्ली भाग जाता है। उसको लगता है कि मैं अगर दिल्ली NCR में चला जाऊँगा, वहाँ पे काफ़ी भीड़ भड़ाका रहता है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो मैं शायद वहाँ पे बच जाऊँगा। इसको पता चल चुका था कि पुलिस हमारे पीछे बुरी तरह पड़ चुकी है, तो अपने कुछ जो इसके खास मेंबर थे उनको लेके ये दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। लेकिन जो इसका ये प्लान था ये फेल हो जाता है। दिल्ली पुलिस की नज़रों में कहीं से ये मुखबरी हो जाती है कि रंजन रोहिणी इलाके में आने वाला है और इसका आप एनकाउंटर या फिर इसको मौके पर अरेस्ट कर सकते हो। अब 22-23 अक्टूबर की अभी जो हाल फिलहाल की बात थी, अभी 22 और 23 अक्टूबर की दरमियानी रात की बात थी, 2:30 के आसपास की बात थी। रोहिणी का सेक्टर 35 था, वहाँ पे एकदम से I-20 कार आकर रुकती है। उसमें रंजन पाठक और मनीष पाठक, विमलेश महतो और अमन ठाकुर, ये 4 लोग थे। जहाँ रंजन पाठक तो खुद था, साथ में इसके 4 जो गैंग मेंबर थे वो भी वहाँ पे अवेलेबल थे। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और उसके बाद रंजन ने खिड़की खोलते ही जो सामने से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जो काफ़ी कोशिश करी कि इसको अरेस्ट कर ले, लेकिन जब रंजन ने फायरिंग करी तो पुलिस वालों को शायद गोली लगी। उसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग करी और उसके बाद कुछ कांच के शीशे टूटे और चिल्लाहट आई और उसके बाद 4 लोगों का वहीं पे ऑन द स्पॉट एनकाउंटर हो गया। सुबह मीडिया में आया कि रंजन पाठक का एनकाउंटर हो चुका है। ये बात छोटी बड़ी ये लगती है कि रंजन पाठक शायद किसी को छोटा क्रिमिनल लगे, लेकिन ये बहुत बड़ा
गैंगस्टर बनने वाला था, अब ग्रूम हो रहा था, क्योंकि अब ये बिहार में अगर किसी बड़े नेता का मर्डर कर देता तो एकदम से इसका खौफ वैसा ही बन जाता जैसे लॉरेंस बिश्नोई छोटे से लेवल पे था और एकदम से वो उसने हत्याएं करवाई, उसके बाद इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया। तो पुलिस ने आने वाला एक बड़ा क्रिमिनल बनने से रोक लिया इसका एनकाउंटर। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका एनकाउंटर प्रीफिक्स था, इसको मारना ही था, क्योंकि इसने कुछ बड़े नेताओं की सुपारी ले ली थी और वो शायद ये बात पुलिस तक चली गई थी और उसी नेताओं ने जिनकी इसने सुपारी ली थी उन्होंने इसका इनकाउंटर करवा दिया। ऐसी खबरें उड़ रही हैं, लेकिन इन बात की कोई अभी तक इनको कोई सत्यापित नहीं कर पाया है। अब जब सब इनकाउंटर होने के बाद इसका जब शव जाते हैं, इसकी जो शव यात्रा होती है वो जो उसके मलाही गांव में जाती है, वहाँ पे भीड़ तो लगती है, लेकिन भीड़ में रोने वाला कोई नहीं था सिवाय इसकी माँ के, क्योंकि फादर इसके ऑलरेडी जेल में थे। माँ इसकी सरपंच थी, पर उस वक्त जो है एक टूटी माँ की तरह दिख रही थी। गांव वाले बोल रहे थे कि ये सब जो है नशे के चक्कर में आके, ये शराब के चक्कर में आके इसने पूरी ज़िंदगी ख़राब कर ली। अच्छा खासे घर का लड़का पूरा का पूरा बिगड़ गया और पूरी फैमिली इसकी ख़राब होगी। 5 बहनें जो हैं, आज उसका भाई मर चुका है, अब 5 बहनें हमेशा के लिए अपने भाई को मिस करेंगी, सिर्फ इस वजह से कि वो गलत दिशा में चला गया था, गलत डायरेक्शन में चला गया था। उसको कोई लीड करने वाला नहीं था, उसको कोई समझाने वाला था कि अगर आप गलत रास्ते पे जाओगे तो ऐसे होगा। शायद समय रहते उसे घर वाले उसको संभाल नहीं पाए। अगर हम बात करें कि रंजन की इसी कुछ अच्छी बातें बोलते हैं, कुछ ही गाँव लोगों की मदद करता, तो गाँव का जो गरीब लोग थे ये उनको काफ़ी हेल्प करता था। अगर कोई किसी को कोई दिक्कत होती थी तो उनके लिए हमेशा खड़ा रहता था। साथ ही ये दिमाग से बहुत तेज़ था और बहुत मजबूत इरादे वाला था, लेकिन ये अपनी जो एनर्जी को गलत डायरेक्शन में लेके गया और उसके बाद गलत रास्ते पे चल गया। और इसने जो अपनी एक खूबी थी, अच्छाइयाँ थी, उनको अपराध की दुनिया में इसने ख़त्म कर दिया। अब इस कहानी के बाद हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि एक अपराध की दुनिया में जाने की वजह से, एक गलत डिसीजन की वजह से एक माँ का बेटा छिन गया। सरकारी पिता जो कि एक अच्छी पोस्ट पे था, उसकी इज्जत चली गई और साथ ही साथ उसका जो वारिस आने वाला उसका वो ख़त्म हो गया। 5 बहनों का अकेला भाई आज पुलिस की गोली से मारा जा चुका है। हम अगर गलत रास्ते पे चलेंगे तो हमें कभी भी उसका सही नतीजा नहीं मिलेगा। रंजन पाठक की कहानी हमें यही बताती है कि रुतबा, पैसा और डर जो है, ये इसकी जो दुनिया होती है वो कुछ समय के लिए रहती है। उसके बाद आपकी बहुत दुर्गति होगी, या तो आप पुलिस के एनकाउंटर मारे जाओगे, नहीं तो गैंगवार या फिर जेल में ही आपका एंड होगा। जो ये क्राइम की गाड़ी है हमें 2 जगह लेके जाती है, या तो जेल में लेके जाएगी, नहीं तो आपकी डेथ तय है, या तो पुलिस के हाथों, नहीं तो गैंगवार में या किसी फर्दर किसी कारण से। अब जिस तरह से रंजन की गाड़ी बिहार से शुरू हुई थी, उसने छोटी सी उसकी लाइफ थी, उसने उसमें क्राइम एस्टेब्लिश किया, काफ़ी अपना नाम कमाया। उसको लगा था मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाऊंगा और बिहार में रंगदारी का खेल शुरू कर दूंगा, लेकिन रंजन की गाड़ी आके बहुत जल्दी ही पलट जाती है और उसके बाद बिहार से रोहिणी में आके उसका एनकाउंटर हो जाता है, उसकी गाड़ी का वहीं ब्रेक लग जाता है और रंजन की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आज थी रंजन पाठक की। मुझे लगा कि इस पर स्टोरी बनानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ये न्यूज़ में आ रहा था। मैंने बड़े बड़े गैंगस्टर की स्टोरी तो आपको काफ़ी सुनाई है, चाहे ये विकास दुबे हो, चाहे आपका अबू सलेम हो, चाहे दाहिद इब्राहिम हो, ये सब तो बड़े गैंगस्टर्स हैं जिनको लाइमलाइट में मीडिया हमेशा दिखाती है। इस तरह के जो गैंगस्टर इनके ऊपर काफ़ी कम जो है मीडिया ध्यान देती है। तो मुझे लगा इसकी लाइफ पे ज़रूर मुझे बताना चाहिए युवाओं को कि अगर आप इस तरह के क्राइम करोगे इनिशियल फेस में, तो आपको इस तरह का अंजाम भी आपको भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज ये कहानी थी रंजन पाठक की। आपको कैसी कहानी लगी कि रंजन पाठक का क्राइम की दुनिया में कैसे इंट्रोडक्शन हुआ और कैसे इसका एनकाउंटर हुआ, हमें ज़रूर बताइए कि आपको। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि रंजन पाठक की लाइफ से जुड़ा हुआ कोई फैक्ट इसमें रह गया, तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर हम इसका कभी सेकंड पार्ट बनाएंगे तो हम उन फैक्ट्स को भी इंक्लूड करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। साथ ही साथ हमारा इन वीडियोज़ को बनाने का पर्पज़ कहीं भी क्राइम को इंस्टिगेट करना या समाज में क्राइम को बढ़ावा देना नहीं है। सिर्फ युवाओं को ये बताना है कि क्राइम किस तरह से फैलता है, और अगर क्राइम की दुनिया में जाओगे तो आपका एंड भी रंजन पाठक की तरह होगा, या तो पुलिस की गोली से, नहीं तो जेल में।
तो इस वीडियो के साथ समाप्ति होती है आज की जो एपिसोड की। हम फिर से कल एक नए मुद्दे पे आएंगे, एक नए पर्सनैलिटी की लाइफ के ऊपर वीडियो बनाएंगे। और तब तक आप वीडियोस को देखते रहिए, एंजॉय करिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कर दीजिए। हम फिर से एक नई वीडियो मिलेंगे कल आपको भारत गो न्यूज़ पर। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।